हाँ बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्वेश्चन में एक बार देखिएगा, आई जे एंड के, आई जे के आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शंस ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। अग्रीड। अब आपको यहाँ पर वेक्टर्स गिवन हैं a इक्वल टू 3i प्लस जे माइनस के, बी वेक्टर आपको गिवन है आई कैप प्लस b2j कैप प्लस b3k कैप, एंड सी वेक्टर गिवन है c1i कैप प्लस c2j कैप प्लस c3k कैप। अग्रीड। कुछ और भी यहाँ पर डिटेल्स आपको गिवन है, b2 b3 बिलोंग्स टू r, c1 c2 c3 बिलोंग्स टू r, b2 एंड b3 का जो प्रोडक्ट है ये क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए पॉजिटिव। अग्रीड। एंड a डॉट b इज इक्वल्स टू 0 मीन्स a एंड b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्लियर। नाउ अब इन दोनों मैट्रिसेस को आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। दोनों मैट्रिसेस को आप मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, रो टू कॉलम आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको मिलेगा रिलेशन 1 2 एंड 3। अग्रीड। लाइक आपने इन दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया एंड कंपेयर किया किससे, RHS से, तो आपको ये तीनों डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। नाउ फर्स्ट जो आपके पास यहाँ पर इक्वेशन आएगी, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको आई कैप से, सेकेंड को आपको मल्टीप्लाई करना है जे कैप से, एंड थर्ड रिलेशन को आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, के कैप से। अग्रीड। नाउ अब इसके बाद करना क्या है आपको, लाइक फर्स्ट को आई कैप से आपने मल्टीप्लाई किया, सेकेंड को जे कैप से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, एंड थर्ड को के कैप से मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे आप, प्लस। तो फाइनली जो आपको रिजल्ट मिलने वाला है, रिजल्ट मिलेगा आपको यहाँ पर b2c3 माइनस b3c2 आई कैप, c3 माइनस b3c1 जे कैप, नेगेटिव ऑफ दिस, एंड c2 माइनस b2c1 के कैप। ये वैल्यूज आपको यहाँ पर मिलने वाली है। और RHS में मिलेगा आपको c1i प्लस c2j प्लस c3 कैप एंड माइनस 3i माइनस जे प्लस के। बच्चों डेफिनेटली अगर आप यहाँ पर देखते हैं LHS में देखते हैं, तो LHS में आपको क्या नज़र आ रहा है, ये आपको नज़र आ रहा है b क्रॉस c, इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट। तो LHS में तो हो गया b क्रॉस c, यानी इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पर आ गया। एंड RHS में अगर हम देखें तो RHS में बच्चों आपको डेफिनेटली क्या नज़र आ रहा है, वेक्टर c माइनस वेक्टर a, यानी c माइनस a वेक्टर। तो यहाँ से एक रिजल्ट, इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको मिल जाता है। क्या रिजल्ट मिलता है, b क्रॉस c इक्वल टू क्या मिलेगा, c माइनस a। ठीक है। नाउ दोनों तरफ आपने डॉट प्रोडक्ट कर दिया किससे, b से डॉट प्रोडक्ट किया, तो डेफिनेटली बच्चों यहाँ पे b डॉट b क्रॉस c हो जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0। बॉक्स प्रोडक्ट में हम लोग जानते हैं कोई भी दो वेक्टर्स अगर पैरेलल हो जाते हैं तो वैल्यू क्या होगी, 0। RHS में वैल्यू आएगी c डॉट b माइनस a डॉट b, लेकिन बच्चों ऑलरेडी क्वेश्चन में क्या गिवन था, a डॉट b गिवन था आपको 0, तो a डॉट b की वैल्यू 0 रखेंगे तो b डॉट c क्या आ जाएगा, 0, और वी कैन से b इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर c। तो यहाँ से एक रिजल्ट और आपको मिल जाएगा, लाइक b डॉट c इक्वल टू 0। तो दो बड़े रिजल्ट्स आपको मिल चुके हैं, b क्रॉस c इक्वल टू c माइनस a, और दूसरा मिल चुका है b डॉट c इज इक्वल टू 0, जिसने हमें यहाँ पर b इज परपेंडिकुलर टू c बता दिया। ठीक है। नाउ इसके बाद आगे चलते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पर क्या किया, लाइक जैसे यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट विद b किया था, वैसे ही आपने क्या किया, डॉट प्रोडक्ट विद c। तो अच्छा अगेन यहाँ पे आप डॉट प्रोडक्ट विद c करेंगे तो c डॉट b क्रॉस c, यहाँ पर अगर वैल्यू निकालेंगे तो c डॉट b क्रॉस c वापस क्या हो जाएगा, 0, और LHS में वैल्यूज हो जाएंगी 0, RHS में आ जाएगा मॉड c स्क्वेयर माइनस a डॉट c। क्लियर। नाउ अब ध्यान दीजिएगा, ऑब्वियस ही बात है a डॉट c मॉड ऑफ c स्क्वेयर के बराबर है, तो 0 तो हो नहीं सकता, तो यहाँ से आपके पास नॉट इक्वल टू 0 आ गया। नाउ स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स, अगेन इसी रिलेशन के लिए आपको स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स यूज करना होगा। तो स्क्वेयरिंग आपने की तो बच्चों ऑब्वियस सी बात है b क्रॉस c होता है मॉड b मॉड c साइन थीटा n कैप। अग्रीड। और आपने दोनों तरफ मॉडुलस ले लिया, देन स्क्वेयरिंग की, तो यहाँ पर आंसर आया मॉड b स्क्वेयर मॉड c स्क्वेयर, एंड साथ में आएगा बच्चों साइन स्क्वेयर थीटा, लेकिन साइन स्क्वेयर थीटा यहाँ से देख के बताओ क्या होगा, 1। साइन स्क्वेयर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो दैट्स वाई LHS हो जाएगा b स्क्वेयर एंड c स्क्वेयर के मॉडुलस यहाँ पर आएंगे। और RHS में अगर हम देखें तो RHS में आपको क्या नजर आएगा, मॉड ऑफ c स्क्वेयर मॉड ऑफ a स्क्वेयर माइनस ट्वाइस ऑफ c डॉट a। बच्चों अब इस रिलेशन को यूज़ करिएगा आप वापस, इस रिलेशन को हमने यूज़ किया तो हमने a डॉट c को क्या लिख दिया, मॉड ऑफ c स्क्वेयर लिख दिया, तो फाइनली ये रिलेशन आएगा जिसमें 11 कहाँ से आया, 11 आया मॉड ऑफ a का होल स्क्वेयर। देखो यहाँ पर वैल्यू दे रखी है आपको, इस मॉड ऑफ a की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो रूट 11 आएगी, और मॉड ऑफ a स्क्वेयर हो जाएगा, कितना हो जाएगा अपना 11, है ना, तो 11 वैल्यू हमने यहाँ से डाल दी। ना बच्चों ध्यान दीजिएगा, लाइक ये आपके पास रिलेशन है मॉड ऑफ b स्क्वेयर मॉड ऑफ c स्क्वेयर इक्वल टू
11 माइनस मॉड ऑफ सी स्क्वायर। यहाँ से बच्चों मॉड ऑफ सी स्क्वायर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मॉड ऑफ बी स्क्वायर आप निकालेंगे, कुछ ऐसी वैल्यू नजर आएगी। एंड आप समझ सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर है ये 1 से ज़्यादा है, और डिनोमिनेटर अगर 1 से ज़्यादा होगा देन टोटल फ्रैक्शन की वैल्यू 11 से क्या आएगी, कम। यानी मॉड ऑफ सी जो है वो रूट 11 से क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा। तो एक आंसर तो ये हमारा आ जाएगा ना, यानी मॉड ऑफ सी इज लेस देन क्या आ जाएगा, रूट 11। अग्रीड। नाउ इसके बाद हम बात करते हैं, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए डॉट बी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, ए डॉट बी अगर 0 होगा तो हमने इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दिया एंड बी दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट किया, तो बच्चों फाइनली हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा b2 माइनस b3 इज इक्वल्स टू -3। अब b2 माइनस b3 इज इक्वल्स टू -3 में हमने दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दिया, तो बच्चों ऑब्वियस ही बात है b2 स्क्वेयर प्लस b3 स्क्वेयर माइनस 2b2 b3 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 9। यानी इस तरह से हम लिख सकते हैं। एंड b2 b3 की वैल्यू अगर क्वेश्चन में देखें तो अगेन यहाँ पर आपको गाइड किया हुआ है कि ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। ठीक है, ये वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी देन ऑब्वियस ही बात है कि ये वैल्यू 9 से क्या आ जाएगी, ज़्यादा। यानी b2 स्क्वेयर प्लस b3 स्क्वेयर विल बी ग्रेटर देन 9। नाउ मॉड ऑफ b अगर हम निकालें तो मॉड ऑफ b यहाँ से आएगा बच्चों अंडर रूट ऑफ b2 स्क्वेयर प्लस b3 स्क्वेयर प्लस 1। एंड ये वैल्यू अभी हमने चेक की थी, 9 से ज़्यादा थी, यानी टोटल वैल्यू रूट 10 से क्या होगी, ज़्यादा। देन ऑप्शंस कौन कौन से करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शंस बी सी डी करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? हाँ बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 14 है। नो डाउट देखने से समझ में आ रहा है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, है ना। आप लोग जानते हैं dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू फॉर्मेट, है ना। अब यहाँ पर जैसे हमें एल डी नजर आएगा देन ऑब्वियस सी बात है हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, है ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ए रेज़्ड पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी, पी इज 12। अग्रीड। तो ये हो गया ए रेज़्ड पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स मीन्स ए रेज़्ड पावर 12x। क्लियर। नाउ उसके बाद जब हम सॉल्यूशन लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। फॉर्मेट यहाँ पर आएगा तो प्लस सी और यहाँ पर आप लिख देंगे। क्लियर। यस, ये कुछ वैल्यू यहाँ पर आपने लिख दी। नाउ अब इसको सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा e रेज़्ड पावर ax cos bx वाला प्रोफाइल। ठीक है, तो क्या होता है, ये होता है लाइक इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़्ड पावर ax cos bx क्या होगा, e रेज़्ड पावर ax अपॉन a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर इंटू a cos bx प्लस b sin bx। तो अच्छा ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लगाया है एंड फाइनली दोनों तरफ e रेज़्ड पावर 12x से डिवाइड भी किया है। देखिएगा ये जो वैल्यू है इसको एक बार ऑब्जर्व करिए, क्या किया हमने, e रेज़्ड पावर x cos bx का फॉर्मूला लगाया, ठीक है, एंड उसके बाद डिवाइड किया हमने e रेज़्ड पावर 12x से। ठीक है, तो इस तरह से वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। नाउ क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था यहाँ पर x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 0। अब x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये डेफिनेटली क्या प्रोवाइड करेगी, आपको c की वैल्यू प्रोवाइड करेगी। तो c इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से -12 क्यूब अपॉन 12 रेज़्ड पावर 4 प्लस पाई स्क्वायर। ठीक है, नाउ तो फाइनली यहाँ से हमें मिल क्या गया, यहाँ से मिल गया हमें फंक्शन, यानी y हमें यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, y मिल जाएगा तो dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे। तो dy डी एक्स नो डाउट साइन का हम जानते हैं, साइन का हो जाएगा कॉस, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन। बहुत इजी काम यहाँ पर रहेगा और फाइनली हमारे पास यहाँ dy बाई डी एक्स इस तरह से आ गया। बच्चों अब dy बाई डी एक्स में आप ऑब्जर्व करिएगा कि यहाँ 12 क्यूब इंटू ई रेज़्ड पावर -12x एंड ये है अपने पास a sin x b cos x फॉर्मेट, जिसकी वैल्यू मिनिमम वैल्यू होती है -√a² प्लस b स्क्वेयर। ठीक है, और -√a² प्लस b स्क्वेयर प्लस ये वैल्यू करेंगे तो आंसर नेगेटिव आ रहा है। और अगर यहाँ पर अदर वैल्यूज़ की हम बात करें x की, अगर नेगेटिव वैल्यूज़ को हम यहाँ पर पुट करें देन ऑब्वियस सी बात है ये वैल्यू काफ़ी बड़ी आ जाएगी, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। इसलिए dy बाई डी एक्स इज टेकिंग बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज़, यानी कि ये फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग होगा और ना ही डिक्रीजिंग। तो ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाली बात पूरी तरह डिनाई हो जाएगी। नाउ इसके बाद इसने कहा कि y इक्वल टू बीटा, क्वेश्चन में ऑलरेडी देखिएगा गिवन है यहाँ पर सी ऑप्शन में, देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर बीटा सच दैट द लाइन y इक्वल टू बीटा इंटरसेक्ट्स द कर्व दिस एट इन्फिनिटली मेनी पॉइंट्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, जो हमारे पास y आ गया था y की जगह क्या रिप्लेस कर दिया, बीटा। तो जो यहाँ पर फाइनली हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये बीटा जो है लाइक y इक्वल टू बीटा लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी, एट इन्फिनिटली मेनी पॉइंट्स। क्लियर, तो यहाँ से फाइनली आंसर आ जाएगा।
तो फाइनली यहाँ से आंसर आ जाएगा लाइक आंसर सी विल बी करेक्ट, ठीक है। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, एंड नो डाउट किसका क्वेश्चन है, पी एंड सी, आपका फेवरेट टॉपिक होगा ये, पी एंड सी प्रोबेबिलिटी, सॉरी पी एंड सी एंड प्रोबेबिलिटी दो अपने फेवरेट टॉपिक्स होते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में गिवन है कंसिडर 4 बॉक्सेस एंड हर बॉक्स में अगर हम बात करें तो 3 रेड बॉल्स एंड 2 ग्रीन बॉल्स आपको यहाँ पर गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से एक बार ऑब्जर्व करते हैं, 3 रेड एंड 2 ब्लू बॉल्स है ना, यहाँ पर भी अवेलेबल है, हर बॉक्स में इस तरह से आपको गिवन है, ठीक है। नाउ ऑल द बॉल्स, यहाँ पर अगर बात करें ऑल द बॉल्स आर डिफरेंट, मतलब अगर हम बात करें कि 2 रेड बॉल्स हैं तो दोनों रेड बॉल्स आपस में डिफरेंट हैं, ठीक है। अगर हम 2 ब्लू बॉल्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो वो भी आपस में कैसी हैं, डिफरेंट हैं, मीन्स ऑल द बॉल्स आर डिस्टिंक्ट, ठीक है। नाउ आपको करना क्या है, यहाँ पर ये करना है कि इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 10 बॉल्स बी चूजन फ्रॉम दीज 4 बॉक्सेस सो दैट फ्रॉम ईच बॉक्स एटलीस्ट 1 रेड बॉल एंड 1 ब्लू बॉल आर चूजन। बच्चों अगर हर बॉक्स से आप एक रेड बॉल निकाल रहे हैं, एक ब्लू बॉल निकाल रहे हैं, देन ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास 2 बॉल यहाँ से, 2 यहाँ से, इस तरह से 8 बॉल्स तो ऑलरेडी निकल गई, ठीक है। 2 एक्स्ट्रा बॉल्स और आपको निकालनी है, तो वहाँ पर मैं 2 केस बनाना चाहूँगा। केस 1, या तो वो 2 एक्स्ट्रा बॉल्स जो है वो दोनों एक ही बॉक्स से निकल जाए, दोनों एक्स्ट्रा बॉल्स कहाँ से निकल जाएं, एक ही बॉक्स से निकल जाएं। यानी अगर हम बात करें यहाँ की बात करें तो 1 रेड एंड 1 ब्लू तो यहाँ निकल ही रही थी, 1 रेड 1 ब्लू के अलावा यहाँ पर 2 रेड और निकल जाएं, क्लियर। या फिर ये है कि 2 रेड और 2 ब्लू निकल जाएं। बच्चों क्या रहेगा, एक बार दोबारा समझिएगा, लाइक हर बॉक्स से एक रेड एंड एक ब्लू बॉल निकाल रहे हैं हम, यानी कि 8 बॉल्स तो ये मिनिमम वैसे ही निकलने वाली है ना। अब उसके बाद 2 बॉल्स और एक्स्ट्रा निकलेंगी, ठीक है। अब वो 2 बॉल्स हम ये सोच रहे हैं लाइक एक बॉल अलग बॉक्स से, एक बॉल अलग बॉक्स से निकल जाए, या फिर ये हो कि दोनों बॉल एक ही बॉक्स से निकल जाए। तो यहाँ पर हमने पहला केस बनाया है कि दोनों बॉल जो है ना वो एक ही बॉक्स से निकल जाएं। अब बच्चों दोनों बॉल अगर एक ही बॉक्स से निकलेंगी, बाई चांस यहाँ से हम बात करें तो उस केस में ये होगा कि दोनों जो बॉल होंगी वो या तो रेड होंगी, तो उस केस में इस बॉक्स से 3 रेड एंड 1 ब्लू निकलने वाली है, या फिर एक रेड और एक ब्लू होगी, यानी कि यहाँ से 2 रेड और 2 ब्लू बॉल्स निकलने वाली है। मेरी बात समझिए, क्लियर। तो इसका मतलब ये रहेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर इन 5 बॉल्स में से कितनी बॉल्स निकालने वाले हैं, इन 5 बॉल्स में से निकलने वाले हैं 4 बॉल्स, क्लियर। अब 5 बॉल्स में से अगर 4 बॉल्स निकालेंगे तो बच्चों यही 2 कॉम्बिनेशन आते हैं, 3 रेड 1 ब्लू या 2 रेड 2 ब्लू, जब आप एक रेड और एक ब्लू जरूर निकाल रहे हैं, अग्रीड, ठीक है। नाउ इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं यहाँ पर लाइक रिमेनिंग जो 3 बॉक्सेस हैं उनमें से क्या रहेगा, लाइक एक रेड निकालना है, एक ब्लू निकालना है, तो 3C1 इंटू 2C1। इसमें बच्चों एक रेड निकालना है, एक ब्लू निकालना है, यानी 3C1 इंटू 2C1, यानी होल क्यूब यहाँ पर हमने यूज़ कर लिया, क्लियर। बच्चों ऐसा कितने तरीके से हो सकता है, जैसे मैंने इस बॉक्स के लिए अभी किया है ना, इस बॉक्स के लिए मैंने 5C4 लगाया, ठीक है, 5C4 लगाया, लेकिन ऐसा हम इस बॉक्स के लिए भी कर सकते थे, इस बॉक्स के लिए भी, एंड लास्ट 4th बॉक्स के लिए भी कर सकते थे। तो दैट्स वाई यहाँ पे इंटू क्या लगाना होगा, 4। तो ये हो गया हमारा रिलेशन 1, यानी फर्स्ट वैल्यू जो आ गई तब आ गई जब हम लाइक हर बॉक्स से एक रेड एक ब्लू बॉल तो निकाल ही रहे हैं, लेकिन एडिशनल 2 बॉल और निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें टोटल 10 बॉल्स निकालनी है, लेकिन वो एडिशनल 2 बॉल्स कहाँ से निकाल रहे हैं हम, किसी भी एक बॉक्स से, ठीक है। तो ये हमने केस 1 सॉल्व कर दिया। केस 2 में क्या कंसिडर करेंगे हम, केस 2 में कंसिडर करेंगे लाइक एक रेड एक ब्लू तो निकल ही रही है हर बॉक्स से, ठीक है। अब 2 बॉल एक्स्ट्रा निकलनी है बच्चों, तो 2 बॉल मतलब एक्स्ट्रा 8 बॉल निकल गई, 2 बॉल और एक्स्ट्रा निकलनी है, तो उसको हम ये सोच रहे हैं लाइक 2 अलग अलग बॉक्स से निकल जाए। अब 2 अलग अलग बॉक्स से अगर निकल जाए देन ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर क्या केसेस बन सकते हैं, किसी एक बॉल से निकल जाए 2 रेड 1 ब्लू, या फिर 1 रेड 2 ब्लू, इस तरह के केसेस यहाँ बन सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे बच्चों, ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास जैसे मान लीजिए इस बॉक्स की मैं बात कर रहा हूँ, है ना, इस बॉक्स में टोटल बॉल्स कितनी है 5 में से कोई भी 3 बॉल्स हमने यहाँ पर निकाली 5C3 में वेज से। अब 5C3 वेज की अगर हम बात करें तो उसमें तीनों रेड नहीं हो सकती, तो एक केस हमने क्या कर दिया माइनस। हमारे पास फर्स्ट बॉक्स में मान लीजिए 5 बॉल्स थी, उसमें से हमने कोई भी 3 बॉल्स निकाल ली, ठीक है।
अब कोई भी 3 बॉल्स निकाल ली, लेकिन बच्चों दोनों तीनों बॉल्स क्या नहीं हो सकती, रेड, तो दैट्स वे -1 कर दिया। ठीक है, ये इस बॉक्स के लिए किया एंड इस बॉक्स के लिए भी यही किया, 5C3 -1। तो 2 बॉक्स से तो हमने 3 बॉल्स निकाल ली एंड तीनों रेड नहीं थी बच्चों, तीनों रेड नहीं थी। इसका मतलब क्या था, 2 रेड थी 1 ब्लू थी, या 1 रेड 2 ब्लू थी, जो कि हम यहाँ केस में ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो ये रहा हमारे पास 2 बॉक्सेस के लिए। ठीक है, और रिमेनिंग 2 बॉक्सेस के लिए वही सब चलेगा जो पहले चल रहा था। लाइक 3 में से आपने 1 बॉल निकाली 3C1 में वेज से, एंड यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 2C1 वेज से, यानी 2 ब्लू में से 1 ब्लू बॉल निकाल ली एंड 2 बॉक्सेस में आपने ऐसा किया। बच्चों इंटू 6 क्यों किया? इंटू 6 इसलिए किया कि जहाँ से आप 3 बॉल निकाल रहे हैं 2 बॉक्सेस में, तो टोटल थे हमारे पास 4 बॉक्सेस, उनमें से आपने 2 बॉक्सेस को सेलेक्ट किया बाय यूजिंग 4C2 वेज। 4C2 का मतलब हो गया बच्चों 4 × 3 डिवाइडेड बाई 2 यानी 6 वेज। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया सेकंड वैल्यू, जबकि हम 3 बॉल्स एक बैग से निकाल रहे हैं, 3 बॉल्स दूसरे बैग से निकाल रहे हैं, एंड बाकी सबसे क्या निकाल रहे हैं, 2 बॉल्स निकाल रहे हैं। तो ये वाला केस हो गया केस 2, और पहला वाला केस क्या था, 4 बॉल हम एक जगह से निकाल रहे थे, बाकी जब सब जगह से 2 बॉल्स हम निकाल रहे थे। ये दोनों केस हो गए, दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा, 21816। फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करना है, आंसर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल मैट्रिक्स का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ना। ऐसे सवाल हमने क्लास में भी काफ़ी किए होंगे, एंड देखिएगा काफ़ी इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे मैट्रिक्स एम उठाया। ठीक है, मैट्रिक्स एम जो क्वेश्चन में गिवन था बच्चों, उसको एज अ सम ऑफ 2 मैट्रिसेस लिख दिया। फर्स्ट वन तो हो गया हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और दूसरा हो गया 3/2 टाइम्स ऑफ 1 1 -1 -1। इसको हमने बोल दिया लेट इट बी ए मैट्रिक्स। जो सेकंड मैट्रिक्स था उसको क्या बोल दिया, ए मैट्रिक्स। बच्चों ए मैट्रिक्स का जब हमने स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर हमें क्या मिल रहा है, इज अ नल मैट्रिक्स। तो ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर नल मैट्रिक्स आ जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा, आई एंड ए आर कम्यूटेटिव, और कम्यूटेटिव में क्या होगा, सिंपल एल्जेब्रा चलती है। ठीक है, मतलब बाइनोमियल थ्योरम आप लगा सकते हैं ना, इफ ए एंड बी आर कम्यूटेटिव देन a + b होल रेज़्ड टू पावर n, तो एग्जैक्टली उस पर हम बाइनोमियल थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगी लाइक फर्स्ट टर्म i, फिर आ जाएगा 3033a, इस तरह से वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, आगे की वैल्यू a² a³ वाली जितनी भी वैल्यूज़ हैं बच्चों, a² वाली टर्म आएगी आपके पास, a³ वाली टर्म आएगी, a⁴ एंड सो ऑन। ये सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। क्यों 0 हो जाएंगी, क्योंकि a² इज अ नल मैट्रिक्स। तो आपके पास ये वैल्यू आ गई बच्चों। आप वापस a की वैल्यू डाल देंगे, 1 -1 1 -1 एंड i उसमें ऐड करेंगे, तो फाइनली ये आंसर आ जाएगा। एंड ये आंसर कहाँ गिवन है, ये गिवन है ऑप्शन ए में, तो ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? हाँ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइक बॉक्स 1, बॉक्स 2, 3 एंड 4, इनके बारे में आपको डिटेल्स गिवन है ना। कुछ कलर की बॉल्स इनमें हैं, जैसे फर्स्ट बॉक्स में है 8 रेड 3 ब्लू एंड 5 ग्रीन बॉल्स। सेकंड बॉक्स की डिटेल्स भी लिखी हुई है, थर्ड बॉक्स है ना, सारे बॉक्स की डिटेल्स आपको यहाँ पर गिवन है। क्लियर? नाउ हमने किया क्या यहाँ पर, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, अ बॉल इज रैंडमली सेलेक्टेड फ्रॉम द बॉक्स 1। बॉक्स 1 से एक बॉल हमने निकाली, अग्रीड। और बॉल निकालने के बाद हमने इसका कलर नोट किया। ठीक है, कलर नोट करने के बाद हमने देखा कि अगर ये रेड बॉल है, बी इज रेड, है ना, हमने जो बॉल निकाली फर्स्ट बॉक्स से, अगर वो रेड बॉल होगी तो हम कौन से बॉक्स से दूसरी बॉल निकालेंगे, बॉक्स 2 से। अग्रीड? एक बार दोबारा देखिए, हमने बॉक्स 1 से एक रैंडमली बॉल निकाली, उसका कलर नोट किया, अगर वो हमें रेड नज़र आती है तो हम कौन से बॉक्स से दूसरी बॉल निकालेंगे, बॉक्स 2 से। अग्रीड? अगर हमने जो फर्स्ट बॉक्स से बॉल निकाली थी उसका कलर हमने देखा और वो ब्लू कलर की हो, तो उस केस में हम थर्ड बॉक्स से यहाँ पर सेकंड बॉल निकालने वाले हैं। ठीक है, एंड फर्स्ट बॉक्स से निकाली हुई बॉल अगर ग्रीन बॉल थी तो उस केस में हमें कौन से बॉक्स से बॉल निकालनी है, फोर्थ बॉक्स से। तो अच्छा इस तरह की कहानी यहाँ पर हो गई कि हमारे पास फर्स्ट बॉक्स है, वहाँ से मैं रेड बॉल देखता हूँ, तो उस केस में मुझे सेकंड बॉक्स से एक बॉल निकालनी है। फर्स्ट बॉक्स से मैंने एक बॉल निकाली, अगर वो ब्लू है तो मुझे थर्ड बॉक्स से एक बॉल निकालनी है। अगर मैंने फर्स्ट बॉक्स से बॉल निकाली और अगर ग्रीन बॉल है तो मुझे फोर्थ बॉक्स से एक और बॉल निकालनी है। ठीक है, तो ये कहानी यहाँ पर रहेगी। नाउ लास्ट लाइन अगर यहाँ पर देखें तो क्वेश्चन ने खुद ने बोल दिया कि कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया कि वन ऑफ द चूजन बॉल इज वाइट गिवन दैट द इवेंट एटलीस्ट वन ऑफ द चूजन बॉल्स इज ग्रीन। बच्चों हमने पहली बॉल निकाली थी, उसके बाद एक बॉल और निकाली,
हमारे पास 2 बॉल्स हो चुकी हैं, उनमें कम से कम एक बॉल ग्रीन होनी चाहिए। ये तो है हमारे पास लाइक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कि हमारे पास एक बॉल ग्रीन जरूर है। तो उस केस में सेकंड बॉल के वाइट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एग्जैक्टली ये सवाल यहाँ पर पूछ रहा है। यानी कि कौन सी इवेंट हो चुकी है, एक ग्रीन बॉल हमारे पास है, दोनों बॉल जो सिलेक्टेड थी उसमें से एक ग्रीन बॉल है, तो दूसरी बॉल के वाइट होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, तो कहानी एक बार यहाँ पर इसको अच्छे से समझते हैं, इसको यहाँ पर देखते हैं। बच्चों हमने सबसे पहले क्या किया, लाइक इवेंट ए अज्यूम कर ली, इवेंट ए है लाइक वन ऑफ द चूजन बॉल इज वाइट। इवेंट बी को हमने बोल दिया एटलीस्ट वन ऑफ द चूजन बॉल इज ग्रीन। ठीक है, ये 2 इवेंट्स हमने यहाँ पर लिख ली। ठीक है, अब बच्चों ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये रहेगा एक ग्रीन और एक वाइट। लाइक ग्रीन बॉल्स कब कब आ सकती हैं, लाइक हमने जब भी फर्स्ट बॉक्स से बॉल निकाली, उसके बाद सेकंड बॉक्स से बॉल निकाली, थर्ड से निकाली, फोर्थ से निकाली, है ना, जो भी केस है यहाँ पर, जो कहानी हमने अभी पढ़ी थी, उस केस में ग्रीन कब कब आ सकता है वो एक बार मैं आपको समझाना चाहता हूँ। बच्चों फर्स्ट बॉक्स से आ जाए रेड बॉल, फर्स्ट बॉक्स से आ जाए रेड बॉल, जैसे रेड बॉल आएगी आपका ध्यान जाएगा सेकंड बॉक्स पे और वहां से निकालोगे आप ग्रीन बॉल, है ना। तो ये आ गया पहला केस, पहले बॉक्स से रेड बॉल निकल जाए और दूसरे से निकालोगे आप ग्रीन बॉल। बच्चों फर्स्ट बॉक्स से निकल जाए आपके पास ब्लू बॉल और सेकंड से क्या निकालोगे आप, ग्रीन बॉल। सॉरी, अगर फर्स्ट बॉक्स से निकल जाए ब्लू बॉल तो आप थर्ड बॉक्स से निकालोगे ग्रीन बॉल। ठीक है, मैं यहाँ गलत बोल गया था, मैं दोबारा से एक बार बता दूं, फर्स्ट बॉक्स से निकालोगे रेड बॉल तो सेकंड बॉक्स से निकालोगे कौन सी बॉल, ग्रीन बॉल। अगर फर्स्ट बॉक्स से निकालोगे ब्लू बॉल तो थर्ड बॉक्स से निकालेंगे ग्रीन बॉल। ठीक है, तो ये हम यहाँ तक पहुँच गए। बच्चों अगर फर्स्ट बॉक्स से हम निकाल रहे हैं ग्रीन बॉल तो फोर्थ बॉक्स से निकालेंगे या तो ग्रीन बॉल या फिर ऑरेंज बॉल या वाइट बॉल। तो ये अपने पास 5 केसेस आपको नजर आ रहे हैं, जब जब हमारे पास टोटल जो आउटकम आएगा उसमें एक ग्रीन बॉल जरूर आपको नजर आने वाली है। तो ये हमारे पास टोटल आउटकम्स होंगे ग्रीन बॉल के लिए। ठीक है, नाउ अब वैल्यू डालनी है आपको। बच्चों ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, ये फॉर्मूला है अपना कंडीशनल का, वैल्यू रख दी। तो बच्चों अब इसको भी मैं थोड़ा समझाना चाहूँगा। ऊपर आया है जी डब्ल्यू मतलब क्या रहा, फर्स्ट निकली बच्चों ग्रीन बॉल फर्स्ट बॉक्स से एंड उसके बाद फोर्थ बॉक्स से निकली है वाइट बॉल। फर्स्ट बॉक्स से अगर मैं ग्रीन बॉल निकालना चाहूँ तो बच्चों यहाँ टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हैं 5 + 3 8 + 8 16, उसमें 5 हमारे फेवर में यानी 5/16, ये हो गई ग्रीन बॉल जी। उसके बाद डब्ल्यू आपको निकालनी है यहाँ से, कौन से बॉक्स से, फोर्थ बॉक्स से। फोर्थ बॉक्स में नंबर ऑफ बॉल्स एक बार मैं काउंट कर लूँ, 16 + 6 22 + 10 यानी 32, यानी बच्चों 6/32, ये आ गया जी डब्ल्यू के लिए आंसर। अग्रीड, वेरी गुड। नाउ अब इसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं। बच्चों यहाँ पर नीचे हम वैल्यू रखने जा रहे हैं आर जी। आर जी का मतलब क्या है, फर्स्ट बॉक्स से रेड एंड सेकंड बॉक्स से ग्रीन। फर्स्ट बॉक्स से रेड बॉल निकालने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी बच्चों 8/16, ठीक है, और सेकंड से ग्रीन निकालने की प्रोबेबिलिटी होगी बच्चों 15/48। ये तो हो गया आर जी के लिए आंसर। अब बी जी के लिए आंसर निकालता हूं, ठीक है बच्चों। बीजी के लिए आंसर निकालोगे तो यहां पर आएगा 3/16, ये 3/16 हमने लिख दिया। और जैसे ही पहले वाले में बी निकालोगे या ब्लू निकालोगे तो आप सीधे थर्ड बॉक्स की तरफ देखोगे, है ना, तो वहां से जी निकालोगे तो आंसर आएगा बच्चों 12 कितना आंसर आएगा 16। थर्ड बॉक्स में 16 बॉल्स हैं कुल मिला के, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमने क्या किया, फर्स्ट बॉक्स से निकाल ली ग्रीन बॉल। अब बच्चों फर्स्ट बॉक्स से ग्रीन बॉल निकाल ली, तो ग्रीन बॉल निकालने के बाद तीनों केस हमारे फेवर में, मैं तीनों की प्रोबेबिलिटी का समय एक साथ निकालता हूं। तो फर्स्ट बॉक्स से हमने निकाली 5/16 ग्रीन बॉल। उसके बाद मुझे नजर आया फोर्थ बॉक्स, एंड फोर्थ बॉक्स में बच्चों ग्रीन निकले या ऑरेंज निकले या वाइट निकले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो ग्रीन बॉल चाहिए थी, वो ऑलरेडी मिल चुकी है, तो दैट्स ए इंटू 1 कर दिया, यानी इसके लिए मैंने समय बर्बाद नहीं किया, मैंने टोटल वैल्यू एक साथ इंटू 1 कर दिया, ठीक है। यानी कि जैसे हमारे पास फर्स्ट बॉक्स से ग्रीन बॉल निकलेगी, सेकंड बॉक्स पे डिपेंडेंसी खत्म, लाइक वो ग्रीन हो, ऑरेंज हो या वाइट हो। तो फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा 15/156 यानी 5/52। विच ऑप्शन इज करेक्ट, आंसर सी इज करेक्ट, ठीक है। यस स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस करा रखी है आप लोगों क्लास में, लाइक r/n को x मानना, 1/n को dx मानना, उसी तरह का एक सवाल है जो IIT में दोबारा आ गया, देखिए, है ना।
हर 2 ईयर्स में शायद आ जाता है ये r बाई एन को x और 1 बाई एन को क्या मानना है, dx मानना है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं, इस क्वेश्चन को कहना क्या चाहते हैं। कहना ये चाह रहा है लाइक मतलब ये है n हमने यहाँ एज इट इज़ लिख दिया, अग्रीड। बाकी टर्म्स की मैं जनरल टर्म बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ। जैसे यहाँ पे बच्चों 16 है, 16 के बाद 32 है, देन 48 है, देन ऑब्वियस ही बात है मैंने 16r लिख दिया, इसको जनरलाइज कर दिया। बच्चों 5n है, 5n के बाद n है, AP है, 5 में से 4 गया n आ जाएगा, n में से 4 माइनस करेंगे तो -3 आ जाएगा, यानी बच्चों यहाँ पर हो गया 9 - 4r जनरल टर्म। अगर मैं आपसे कहूँ कि बच्चों 5, 1, -3 ये एक AP है, इसकी जनरल टर्म क्या होगी, आप तुरंत आंसर दे देंगे सर 9 - 4r होगी। ठीक है, नाउ -3n² ये वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट चल रहा है यहाँ पर बच्चों, -3n² सभी में चलेगा, आगे तक जा रहा है, तो इसको तो हमने एज इट इज़ लिख दिया। ना नीचे की वैल्यूज़ पर भी थोड़ा ध्यान दें। 4n दिख रहा है, 4n के बाद बच्चों 8n और उसके बाद 12n, समझ में आ रहा है डायरेक्ट यहाँ पर कि 4rn लिखा हुआ है। r की वैल्यू 1 लिख देंगे तो 4n हो जाएगा, 2 रख देंगे तो 8n हो जाएगा, इस तरह से वैल्यूज़ हैं। n प्लस में 3n² यहाँ पर चल रहा है। तो बच्चों हमने जनरल टर्म यहाँ पर निकाल ली है और बहुत आसान है, बिल्कुल भी यहाँ कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। ठीक है, थोड़ा अंदर मल्टीप्लाई किया तो बच्चों ऑब्वियस सी बात है 9n हो जाएगा, -4rn हो जाएगा। इन टर्म्स को हमने एक साथ लिखा है यहाँ पर, अग्रीड। इस तरह से हमने टर्म्स को लिख लिया एंड यहाँ आपको नज़र आ रहा है कितना, 16r एंड 9 - 4rn। एक बार इसको दोबारा से देख लें, 9n आएगा, -4rn आएगा, ठीक है, -3n² आएगा, 16r यहाँ पर आ रहा है, n नहीं आएगा, तो बच्चों यहाँ से n को हम डिलीट कर देते हैं, n को हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ केवल 16r आएगा और यहाँ पर भी क्या आने वाला है, केवल 16r, अग्रीड। नाउ अब ध्यान देते हैं, यहाँ इसको अलग अलग करके लिखा आपने, तो बच्चों ऑब्वियस ही बात है, दिस टर्म इज 1 एंड 1 पे लगेगा समेशन, तो 1 पे जैसे ही समेशन लगेगा वो हो जाएगा -n, है ना, और -n + n क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी ये टर्म और ये टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। यानी बचेगा क्या, बचेगा बच्चों यहाँ पर कुछ इस तरह से वैल्यूज आएंगी, यहाँ पर वैल्यूज होंगी r = 1 to n 16r + 9n अपॉन 4rn + 3n²। बच्चों अब ये सवाल देखो अपने आप वैसा बनने लगा है कि r बाई एन को x मानो, 1 बाई एन को dx मानो, तो मैंने ऊपर नीचे n² से डिवाइड कर दिया। बच्चों n² से डिवाइड करेंगे देन ऑब्वियस सी बात है, एक n तो हमने बाहर रहने दिया इस तरह से, एक n तो हमने बाहर 1 बाई एन लिख दिया और एक n से अंदर डिवाइड कर दिया, तो 16r जो लिखा हुआ था उसकी जगह नजर आया आपको 16r बाई एन, और 9n जो लिखा हुआ था उसकी जगह 9 नजर आया, तो वो इजीली आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है, नाउ बच्चों 1 बाई एन को हमने क्या ले लिया, dx, एंड r बाई एन को क्या लिख दिया, x। ऑब्वियस सी बात है कि अगर वैल्यू यहाँ पर 1 से n और n टेंडिंग टू अगर हम इन्फानाइट की बात करें, देन ऑब्वियस सी बात है r बाई एन जो x है उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 से लेके 1 तक। बच्चों अब ये लीनियर अपॉन लीनियर हैं, आसानी से हम सॉल्व कर लेंगे, तो फाइनली हमारा जो आंसर आ रहा है वो आंसर आ जाएगा 4 - 3/4 ln 7/3। विच ऑप्शन इज़ करेक्ट, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर है।